फ्रेंड्स, दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ दी चैप्टर। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बैटल्स होते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो नवाब हैं, है ना, जो बंगाल के नवाब हैं, वो क्या अलाउ करेंगे ब्रिटिशर्स को वो सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो पहले औरंगजेब के पीरियड में वो किया करते थे। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इस पूरे पीरियड में आप समझिए कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, आर्मी रख रहे थे, है ना, कॉइन मिंट कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। तो जब औरंगजेब की डेथ के बाद लोकल रूलर्स आए, स्पेशली बंगाल के नवाब, है ना, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि भाई आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, आप आर्मी नहीं रख सकते, आप कॉइन मिंट नहीं कर सकते, आप एक फॉरेन कंपनी हो और अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेड करिए, है ना, बाकी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर टैक्स भी आपको पे करना है। तो ये सभी चीज़ें कौन बोला? बंगाल के नवाब ने, है ना। तो अब कंपनी का रिप्लाई क्या आया कि भाई हम तो पहले से करते आ रहे हैं, मुग़ल के पीरियड से करते आ रहे हैं, आप कौन होते हो हमें मना करने वाले? आप जो करना चाहें कर सकते हैं, हम तो ये सभी एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे। तो देखिए, दोनों चीज़ों की वजह से अब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, कंट्रोवर्सीज होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों लोगों के बीच में क्या हो जाएगी? बैटल हो जाएगी। तो इसी बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। तो पहले जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे वो मुर्शिद कुली खान हुआ करते थे, और उनके बाद में जो है वो अली वर्दी खान आए। और अली वर्दी खान जो है 1756 में उनकी डेथ हो जाती है। और अली वर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला आते हैं, जिनकी एंट्री 1756 में होती है। अब जैसे ही सिराजुद्दौला आते हैं ना, तो वो सबसे फेमस और सबसे स्ट्रॉन्ग नवाब थे बंगाल के। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि भाई ये सभी चीज़ें तो मेरी पीरियड में नहीं चलेंगी, है ना। और उन्होंने ब्रिटिशर्स को आड़े हाथों लेते हुए बोला कि आपको प्रॉपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और ये जो भी आप इलीगल काम कर रहे हैं तुरंत इसको बंद करिए। तो ऐसा जो है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो सबसे पहले तो सिराजुद्दौला ने सोचा कि भाई बातचीत करके इनसे जो है वो बोला जाए। तो जब बातचीत करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, तो इसके बाद जो है वो सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया और वो ब्रिटिशर्स को सबक सिखाना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने 30,000 सोल्जर्स को लेकर कसीम बाज़ार पर अटैक कर दिया। और उसके बाद में जितने भी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको अपने कंट्रोल में लेते हुए, उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज थी वहाँ पर उनको अपने अंडर में ले लिए, और जो भी वहाँ पर शिप्स वगैरह हुआ करती थी, जहाज हुआ करते थे, उन सभी चीज़ों को जो है वो स्टॉप कर दिए। और इसके बाद में वो बढ़ते गए कलकत्ता की तरफ। अब जब ये न्यूज़ पता चली कि सिराजुद्दौला जा रहे हैं कलकत्ता की ओर, तो ये न्यूज़ पता चली किनको? मद्रास में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको। और उसके बाद में उन्होंने अपनी सेना, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनको भेजा। तो उनको जो लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो एक तरफ थे सिराजुद्दौला, है ना, बंगाल के नवाब, और दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश आर्मी के हेड थे। तो जब रॉबर्ट क्लाइव बैटल ग्राउंड पर पहुँचे तो वो देखकर दंग रह गए कि इतनी बड़ी सेना जो थी सिराजुद्दौला के पास में, तो वो तो बोलना चाहिए कि शॉक्ड रह गए, है ना। अगर डायरेक्ट फाइट होता तो रॉबर्ट क्लाइव कहीं पर टिकने वाला नहीं था। इसीलिए उसने क्या सोचा कि चलिए कुछ कॉन्स्पिरेसी किया जाए, कुछ षड्यंत्र किया जाए। और इसीलिए जो सिराजुद्दौला के आर्मी के हेड थे, जिनका नाम था मीर जाफ़र, तो उन्होंने गुपचुप तरीके से उनसे कांटेक्ट किया और उनको बोला कि देखिए, अगर आप हमारा साथ देंगे तो आफ्टर बैटल हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये जो मीर जाफ़र था वो कुछ लालची किस्म का था, और वो हमेशा से नवाब बनने का सपना देखा करता था। तो उसने क्या किया? अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और पार्टी बदल ली। इसके बाद में जब बैटल होता है तो जो मीर जाफ़र है वो अपने नवाब को धोखा देते हुए सभी आर्मी के साथ में किसके साथ मिल जाता है? ब्रिटिशर्स के साथ में मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल जाता है। और उसके बाद में वो दोनों मिलकर जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं। तो इसके बाद में आप समझ ही सकते हैं कि कौन जीता बैटल। तो ब्रिटिशर्स जीते बैटल, लेकिन बिना लड़े, है ना, कॉन्स्पिरेसी करते हुए, षड्यंत्र करते हुए, चीटिंग करते हुए इस बैटल को उन्होंने जीत लिया। अब समझिए, ये जो बैटल ऑफ प्लासी था ना, वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा खास था, इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पहला बैटल था जिसमें ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को हराया था। तो इस बैटल के बाद में वो पपेट रूलर चाहते थे। पपेट रूलर मतलब ऐसा रूलर
जो कि तोते की तरह बोलता हुआ अपने मास्टर के इशारे में। तो मास्टर कौन होगा भाई? ब्रिटिशर्स, और वो तोता कौन होगा? पपेट रूलर्स, है ना। तो आफ्टर 1757 बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने पपेट रूलर किसको बनाया? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र पहले से भी चाहता था, है ना। तो उसको उन्होंने रूलर तो बना दिया, नवाब तो बना दिया बंगाल का, लेकिन वो किस टाइप का नवाब था, किस टाइप का रूलर था? पपेट रूलर था, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स के इशारों पर डिसीजन लेता था। लेकिन आफ्टर सेवरल ईयर्स उसकी भी एक ज़मीर जागी और उसने भी ये सोचा कि अगर मैं हमेशा ब्रिटिशर्स के इशारों पर डिसीज़न लेता रहूँगा तो मेरी जो इमेज है, मेरी जो इज्जत है, वो क्या रहेगी लोगों पर? कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए कुछ सालों के बाद में जो मीर जाफ़र थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो ऑर्डर था उनको मानने से इनकार कर दिया। अब चूंकि उन्होंने उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है ना, इसीलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर उनकी जगह पे मीर कासिम को अपॉइंट किया। लेकिन भाई नेचर तो होता है ना, नवाब हैं, ठीक है। तो मीर कासिम ने भी कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को मानने से इनकार दिया। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को भी उनके पोस्ट से हटा दिया और उसके बाद में जो मीर जाफ़र थे ना उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया। अब समझिए, अब आप, है ना, मीर कासिम जो अब हटा दिए गए हैं वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन बन चुके हैं, है ना। और उस समय जो मुग़ल एम्पायर थे जिनका नाम था शाह आलम II, तो मुग़ल एम्पायर को भी जो भी चीज़ें चल रही थी भारत में उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, है ना। तो मीर कासिम और शाह आलम II, है ना, मीर कासिम कौन? बंगाल के नवाब जिनको हटा दिया गया था, है ना। शाह आलम II कौन? मुग़ल एम्पायर। तो इन दोनों ने मिलकर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में एक बार और बैटल किया जिसे कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था, है ना। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757। और इसके 7 सालों बाद जो है वो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बैटल में भी ब्रिटिशर्स की जीत होती है और इस जीत के बाद जो उनका रुतबा है, जो उनका कंट्रोल है, जो उनका पावर है, वो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो है ये पपेट रूलर भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पपेट रूलर है बाद में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें कोई पपेट, कोई इनडायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब हम लोग डायरेक्टली भारत पर रूल करेंगे, है ना। इसीलिए इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो उन्होंने डिमांड किया शाह आलम II से कि हमें इस बंगाल रीजन का दीवानी राइट्स चाहिए। दीवानी राइट्स मतलब कि रेवेन्यू राइट्स, है ना। एक आपको याद है जब औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को फरमान जारी किया था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर शाह आलम II ने भी किया। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है? वो दीवाना वाला नहीं, ये जो है रिवेन्यू राइट्स को कहा जाता है ना, टैक्स कलेक्शन वाली राइट्स को कहा जाता है। ये तो आपको पहले ही से पता है कि ब्रिटिशर्स तो पहले ही टैक्स नहीं दिया करते थे क्योंकि उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन इसके बाद में ये जो दीवानी राइट्स मिलने के बाद में अब वो टैक्स कलेक्शन करना भी स्टार्ट कर सकते थे। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा, है ना। तो पहले जो क्या था कि वो जो भी चीज़ें परचेज़ करते थे इंडिया से, तो उनका जो पेमेंट था वो गोल्ड और सिल्वर से करते थे, है ना। और ये गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। लेकिन अब चूंकि वो टैक्स कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिए तो उनके पास में ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा होगा कि उनको अब ब्रिटेन से कोई भी पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी टैक्स से कलेक्शन होगा उससे वो अपने आर्मी रख सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना 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 ज़्यादा प्रॉफिट अब ब्रिटिशर्स को इनसे होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि उस समय जो है वो बंगाल भारत का एक मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, है ना। सबसे ज़्यादा जो पैसा जो था ना वो बंगाल से जनरेट होता था। तो आप बंगाल को समझिए कि एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जो है उनके हाथों में आ चुकी थी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनका हमेशा सा सपना था कि वो एक नवाबों की तरह जीवन जिए, है ना। इसीलिए वो खुद को ना नवाब्स कहना पसंद करते थे। नवाब्स जो है अब उनको तो हिंदी बोलना आता नहीं था, तो नवाब तो बोल नहीं सकते थे। इसलिए वो जो है ना इंग्लिशाइज्ड वर्जन उन्होंने ईजाद किया और उसको कहा जाता था नवाब्स, है ना। तो वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो जो यहाँ के मुखिया थे रॉबर्ट क्लाइव, है ना, वो भारत में आए थे 18 साल की उम्र में 1743 में। और आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी उन्हें बंगाल का गवर्नर बना दिया गया 1765 में। और कुछ ही सालों में जो है उन्होंने इतना 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 ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया अकेले खुद कि उनकी जो पर्सनल वेल्थ थी मोर देन 4 लाख पाउंड्स हो चुकी थी। और जब वो 1767 में भारत छोड़कर ब्रिटेन गए तो उनकी जो वेल्थ देखकर
सभी शॉक्ड रह गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिसीज़न लिया गया कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो कि उन्होंने राइट सोर्सेज से पैसा कमाया है कि करप्शन करके पैसा कमाया है। तो चूँकि आप समझिए जब 1765 में उनको गवर्नर बनाया गया था तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो करप्शन ना होने दें, और अभी उनके ऊपर खुद करप्शन का चार्जेस लग चुका है। हालांकि वो बाद में उनको एक्विट कर दिया गया था। एक्विट मतलब क्या होता है कि चार्जेस से मुक्त कर देना, लेकिन उनको इतना डिप्रेशन, इतना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था कि उन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव का चैप्टर ओवर होता है। और उसके बाद में एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो सबके सब जो थे वो करप्ट नहीं थे। कुछ बहुत अच्छे भी थे जो कि भारत में जो थे बिजनेस करना चाहते थे और एक अच्छा लमसम अमाउंट अर्न करके वो ब्रिटेन जाकर एक खुशी वाला जीवन, एक हंसी खुशी से अपना जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन बहुत से ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेचर के थे और वो भारत में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे और वहाँ जाकर, ब्रिटेन में जाकर एक शो ऑफ वाली जीवन जीना चाहते थे, जैसे कि नवाब जीते हैं, है ना। और वो खुद को नवाब्स कहना पसंद करते थे और इसीलिए कई बार जो है वो लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे, है ना। सो सम टाइम अदर जो लोग होते थे उनका कार्टून बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ चलते रहती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के पहले जब ब्रिटिशर्स कोई भी चीज़ भारत में ख़रीदते थे तो उसका जो पेमेंट है वो गोल्ड या फिर सिल्वर से किया करते थे, है ना। तो आप समझिए कि भारत जो भी चीज़ें बेचता था फॉरेनर्स को तो उसके बदले में भारत को क्या मिलता था, गोल्ड और सिल्वर। तो इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने भारत को एक्सप्लॉइटेड बर्ड बना दिया। तो ये कैसे चीज़ें पूरी होती हैं उसे हम समझेंगे आने वाले पार्ट में। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे भारत पर कंट्रोल किया, है ना। अब वो कंट्रोल करने के बाद में, रूल स्टार्ट करने के बाद में वो अपने रूल को, टेरिटरी को एक्सपेंड करने की भी सोचेंगे। तो वो कैसे अपना एक्सपेंशन करते हैं ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ वॉच दैट पार्ट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।